Hi everyone. So today we are going to go through with the revision notes of class 10th basic math NCERT. So let's start. First, इसमें हम रिविजन पॉइंट्स कवर अप कर रहे हैं. मैथ्स में जो जो चैप्टर है, हर एक चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं, जिस पे यूजुअली क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं. ओके, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में, तो हम ऐसे पॉइंट्स को गो थ्रू करेंगे एक और बार, ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले एक क्विक रिवीजन हो जाए कि अगर अच्छा ये कंसेप्ट अगर ऐसा कुछ दे दिया कि एलसीएम गिवन है, एचसीएफ गिवन है दो नंबर्स का, तो आपको उनका प्रोडक्ट करना है, तो आपको ऐसे कंसेप्ट याद होने चाहिए. जब तक आपको कंसेप्ट याद नहीं होंगे आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे. अगर आपका कोई आउट ऑफ टेक्स्ट बुक कोई क्वेश्चन आ जाए या कोई यूनिक क्वेश्चन आ जाए, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर द कंसेप्ट एंड देन यू विल एबल टू अप्लाई दैट कंसेप्ट. सो ये क्विक रिविजन है मैथ्स का. तो पहला जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. कि दो नंबर्स का जो एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है. सेकेंड जो आपको प्रैक्टिस रखनी है इरेशनल नंबर की, ये आ सकता है क्वेश्चन कि प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, और सपोज -7 + 2/3 इज अ इरेशनल नंबर. तो ये आपके 2 या 3 मार्क्स में ये आ सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है फिर हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. ये स्टेट करने के लिए आ सकती है कि एवरी कंपोजिट नंबर it can be expressed as the product of prime number, and this factorization is unique apart from the order in which prime factors occur. तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है कि हर कंपोजिट नंबर को आप उनके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स में लिख सकते हैं. जैसे आप 4 को लिख सकते हो 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है. तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस पर्टिकुलर फैक्टराइजेशन इज यूनिक. इसका मतलब ये है कि हर एक नंबर का जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट कि प्राइम फैक्टर्स का कैसे अरेंजमेंट है. हो सकता है कि पहले 2 × 3 आ रहा हो, 5 × 7 आ रहा हो. सो जिस ऑर्डर में प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं वो वैरी कर सकता है, राइट. उसके अलावा भी उनका जो फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है. ओके. थर्ड है कि अगर एक पी प्राइम नंबर है तो वो पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो पी जो है ए को भी डिवाइड करेगा. सपोज 2 अगर 36 को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है 6 को भी डिवाइड करेगा. तो अगर एक प्राइम नंबर एक स्क्वायर नंबर को डिवाइड कर रहा है तो वही प्राइम नंबर उसके रूट को भी डिवाइड करेगा. प्लीज मेक श्योर दैट पी शुड बी प्राइम, नॉट एनी नंबर, इट शुड बी प्राइम नंबर. ओके. तो ये चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स जो है पी एक्स, आप पॉलिनोमियल को पी एक्स से डिनोट करते हैं, जहाँ पर एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं. एक्स इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड इन्फिनिटी तक. तो रिलेशन होता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बीच में और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में. ये आपके कोएफिशिएंट है ए बी, ये कोएफिशिएंट और सी कांस्टेंट है. तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और उनके कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन होता है. क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a. मतलब सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a. बी आप इधर से उठाएंगे, बी एक्स का वेरिएबल है और एक्स का कोएफिशिएंट है, और ए जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है. और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? c/a. सी क्या है? कांस्टेंट. और ए क्या है आपका? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है. दूसरा जो है कि आपको ग्राफ देख के बताना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे इस पॉलिनोमियल के. तो ये पॉलिनोमियल है, उसका ग्राफ है. तो जिन पॉइंट्स में वो एक्स एक्सिस को काटेगा, ठीक है, वो आपके क्या होंगे? जीरोस होंगे. तो यहाँ पर जो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वेयर ग्राफ मीट्स एक्स एक्सिस. तो इस क्वेश्चन में 2 है क्योंकि वो एक्स एक्सिस दो जगह काट रहा है. इधर गिव मी सेकेंड. एक इधर और एक इधर. और नेक्स्ट है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. ठीक है. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशन दिए. ये आपकी इक्वेशन होती है ऑफ एनी लाइन. तो ये a1 है, ये x का कोएफिशिएंट है a1. b1 जो है y का कोएफिशिएंट है, और आपका जो c1 है
वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसमें 3 केसेस बनते हैं कि अगर आपको 2 लाइन की इक्वेशंस दी है तो आपको बताना है कि वो 2 लाइन जो है क्या है, मतलब वो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, पैरेलल है, यूनिक है। तो इन दोनों लाइन का रिलेशन, मतलब ये इक्वेशन है 2 लाइन की। तो अगर इनके कोएफिशिएंट का जो रिलेशन ऐसे आ रहा है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो मतलब लाइंस के कंसिस्टेंट है एंड दे आर लाइंग ऑन द सेम लाइन, मतलब वो कोइंसिडेंटल है। और ऐसे में उनके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो एक के ऊपर एक आती है इस केस में, ठीक है, कोइंसाइड कर रही है। दूसरा आपका क्या है कि जब a1 और a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो यूनिक सॉल्यूशन है और कंसिस्टेंट है और इंटरसेक्टिंग है। तो कंसिस्टेंट 2 केस में ही है, जब उनका यूनिक सॉल्यूशन है दैट इज a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, और कंसिस्टेंट कब है, जब वो कोइंसिडेंटल है, मतलब कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। तो कंसिस्टेंट 2 केसेस में है, जब उसके इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन है और जब उसका यूनिक सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन कब है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये नो सॉल्यूशन है, मतलब वो कहीं पर भी मीट नहीं कर रही है, मतलब वो पैरेलल है, तो ये इनकंसिस्टेंट है। ये क्या है, कंसिस्टेंट है यूनिक सॉल्यूशन वाली, क्योंकि इनका एक ही यूनिक सॉल्यूशन है, तो ये इंटरसेक्टिंग होती है। थर्ड है आपका इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 केसेस बनते हैं हमारे, रियल रूट्स और नॉन रियल रूट्स के। रियल रूट्स में हमारे 2 केसेस होते हैं, इक्वल और यूनिक। तो इक्वल कब होंगे, जब आपका d 0 की इक्वल है विच इज डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। और यूनिक कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर है, मतलब यूनिक मतलब अलग अलग डिस्टिंक्ट होंगे, आप इसको डिस्टिंक्ट कह सकते हैं यूनिक को। नो रियल रूट्स कब होंगे, जब d की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, मतलब जब d आपका 0 से कम आ रहा है तो आपका क्या है, वो नो रियल रूट्स है। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac अंडर रूट d का क्या फॉर्मूला है, b² माइनस 4ac। ये b क्या है आपका, ये b जो है ये y, इसका कोएफिशिएंट है, ये नहीं, ये तो आपकी सिंपल इक्वेशन जैसे ax² प्लस bx प्लस c है, ठीक है। तो यहाँ पर ये b जो है x का कोएफिशिएंट है, ax² का और c, तो b² माइनस 4ac। तो पहले आपके यूजुअली 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कि इसके रियल रूट्स हैं या नहीं है, रियल और इक्वल रूट्स। तो आपको तब उस केस में क्या रखना पड़ेगा, d को 0 के बराबर रखना पड़ेगा, d को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर बाद में एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो एक बार d आपका निकल गया तो आप क्या करेंगे, 0 की वैल्यू निकालेंगे, रूट की वैल्यू निकालेंगे, एंड दैट वुड बी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। b जो है x का कोएफिशिएंट है और a x² का कोएफिशिएंट है, ये रही। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0 द रूट्स आर इक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 है तो रूट्स क्या है, इक्वल है। तो आपको इस केस में क्या करना है, d को क्या करना है, रूट d को आपको 0 के इक्वल रखना है, क्लियर। अब ट्राइंगल में आपको क्या पढ़ के जाना है, बीपीटी थ्योरम पढ़ के जानी है, स्टेटमेंट आनी चाहिए और प्रूफ आना चाहिए, प्रूफ। कन्वर्स ऑफ बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, स्टेटमेंट आना चाहिए और प्रूफ आना चाहिए कि कैसे प्रूफ करना है। थर्ड, ये आपको याद रखना है कि सारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, लेकिन सारे सिमिलर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। सारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सिमिलर क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी अगर मैं रेशियो निकालूंगी साइड्स की तो 1:1 होगी, तो तीनों साइड्स का रेशियो सेम होगा, इसलिए हम सारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को सिमिलर कहते हैं। लेकिन सारे सिमिलर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया किस बेसिस पे होता है कि साइड शुड बी इन सेम रेशियो, कि साइड की जो रेशियो सेम होनी चाहिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की, और ऑल एंगल शुड बी इक्वल, सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो क्राइटेरिया कौन से, साइड एंगल साइड, साइड 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 और एंगल 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 क्राइटेरिया। अगर 2 एंगल भी इक्वल हो गए तो मतलब तीसरा अपने आप ही हो जाता है। तो आप अगर एंगल एंगल भी प्रूफ कर देंगे तब भी वो इनफ है। अब हम करेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे आ जाते हैं। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे एपी जिसको कहते हैं, यहाँ पर A1 जो होती है हमारा A होता है, D जो होता है D2 माइनस D1 होता है कॉमन डिफरेंस, इसको आप A2 माइनस A1 होता है, इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो A4 माइनस A3 या
5 माइनस A4, तो मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस होता है। और AP तब बनती है जब आपका डिफरेंस जो है टर्म्स के बीच में क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो आपका nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 d। ठीक है, Sn सम ऑफ टर्म्स का क्या होता है, ये आपके nth टर्म, जैसे आपको बोले कि 7th टर्म निकालो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, 8th टर्म निकालो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि आपको सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, जैसे सम ऑफ 5 टर्म्स निकालो, सम ऑफ 10 टर्म्स निकालो, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। n की जगह 10 रखोगे, a की जगह फर्स्ट टर्म रखोगे, n की जगह 10 रखोगे जस्ट इन केस 10 टर्म्स का पूछा, और d की जगह कॉमन डिफरेंस करोगे। ठीक है, और दूसरे केस में हम ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं कि n/2 इज इक्वल टू a प्लस एन, कि सपोज आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी है, तो आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके इंटू n/2 कर दीजिए, इससे भी आ जाता है आपका सम ऑफ n टर्म्स। क्लियर है, तो दोनों डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या गिवन है आप उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि सम S2 माइनस S1 क्या होता है, A2 होता है। क्या होता है, A2। सम ऑफ टू टर्म्स मतलब पहली दो टर्म्स का सम, तो A1 प्लस A2 माइनस A1, तो ये क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा। सिमिलरली सम ऑफ थर्ड टर्म्स माइनस सम ऑफ टू टर्म्स क्या हो जाएगी, A3 हो जाएगी। ठीक है, अगर, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट, इफ इट इज गिवन सम ऑफ n टर्म्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला। कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन में आपको बोल देते हैं कि Sn जो है इस टर्म से, मतलब इस सेटिस्फाई कर रही है इस AP में, तो आपको क्या करना है, इसमें n की वैल्यू रखनी है, एक बार n की वैल्यू 1 रखनी है, एक बार n की वैल्यू 2 रखनी है, एक बार 3 रख लो। ठीक है, Sn आ जाएगा, S1 आ जाएगा, S2 आ जाएगा, S3 आ जाएगा। S1 जो है वो A1 की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका A1 आ जाएगा। तो जब आपको बोला है कि ये फॉर्मूला में सारी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, तो आपको n की जगह 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, तो आपका S1 आ जाएगा, S1 आ जाएगा जो कि A1 के बराबर होगा। फिर आप S2 निकालोगे, और जब आप S2 में से S1 माइनस कर दोगे तो A2 आ जाएगा, और फिर जब आप S3 में से S2 माइनस कर दोगे तो A3 आ जाएगा। तो आपकी पहली तीन टर्म्स आ जाएगी AP की, और इससे आप कॉमन डिफरेंस भी निकाल लोगे। फिर आप अपने आप फॉर्मूला लगा देना, आपसे जो पूछा आप फिर इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि हमें यूजुअली फॉर्मूला में D चाहिए होता है, N चाहिए होता है और A चाहिए होता है। A मतलब फर्स्ट टर्म, N मतलब nth टर्म जो पूछा है या नंबर ऑफ टर्म्स, और D कॉमन डिफरेंस। सिमिलरली अगर आपसे पूछा है कि इफ इट इज गिवन दैट nth टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय फॉर्मूला दिस, कि जो एक AP की जो nth टर्म है वो सारी टर्म्स इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रही है, तो मतलब कि इस फॉर्मूला से हम सारी टर्म्स निकाल सकते हैं बाय जस्ट कीपिंग द वैल्यू ऑफ n। तो n की जगह 1 डालेंगे, n की जगह 2 डालेंगे, n की जगह 3 डालेंगे, ये फॉर्मूला चेंज हो सकता है, जरूरी नहीं कि यही फॉर्मूला, कोई और फॉर्मूला भी हो सकता है। तो n की जगह 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, 4 डालेंगे, तो यहाँ पर आपकी टर्म्स आ जाएगी, A1 आ जाएगी, A2 आ जाएगी, A3 आ जाएगी। A1 आ जाएगी तो A पता लग गया, A2 आ गई तो A2 माइनस A1 D आ जाएगा, तो फिर आप निकाल सकते हैं। ओके, अगर उसने बोला कि 7th टर्म बताओ इसी टर्म से, तो आप यहाँ पर N7 रख दो, और यहाँ पर भी N7 रख दो, आ जाएगी वैल्यू, तो ये आपका AP हो गया। अब हम आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस फार्मूला, जिसके आपको दो पॉइंट्स दिए होते हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं, जैसे ग्राफ में अगर आप प्लॉट करोगे तो एक होता है x कोऑर्डिनेट और एक y कोऑर्डिनेट। तो डिस्टेंस फार्मूला में क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो ये डिस्टेंस फार्मूला है। ये कहाँ का यूज होगा, स्क्वायर प्रूफ करने में, ट्राइंगल प्रूफ करने में, पैरेललोग्राम प्रूफ करने में, क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करने में। यूजुअली डायगोनल्स आपको निकालने पड़ेंगे, साइड्स का मेजरमेंट निकालना पड़ेगा। मिड पॉइंट फार्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये मिड पॉइंट किसका है, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, x और y जो बीच में पॉइंट, सपोज ये लाइन है तो C मिड पॉइंट है लेट से, तो ये C के कोऑर्डिनेट्स हैं। C के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। सिमिलरली सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m1, एक मिनट, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन में m1 प्लस m2। सिमिलरली y क्या होगा, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये भी क्या है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है जो उस पर्टिकुलर लाइन को एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये सेक्शन फॉर्मूला है। अब ये याद रखना कि
अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आया और उन्होंने कहा कि रेशियो नहीं पता, तो आपको पहले अज्यूम करनी है रेशियो क्या है, के रेशियो 1 है, ठीक है। तो आप पहले अज्यूम करोगे लेट द रेशियो बी के रेशियो 1, फिर आप m1 लोगे के और m2 लोगे 1। ओके, क्लियर है। चलो, अगर एक पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x0 होंगे। और अगर एक पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0y होंगे। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सीसा कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। अगर ये लिखा है कि इफ अ पॉइंट ए बी लाइज ऑन अ लाइन ऑफ इक्वेशन, अगर एक लाइन एक पॉइंट है और एक पर्टिकुलर लाइन में लाई कर रही है, तो आप ये ध्यान रखना कि ये पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मैं बोल रही हूँ कि एक पॉइंट एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ इक्वेशन में लाई कर रहा है, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा होगा। इसका मतलब है कि मैं x की जगह a रख सकती हूँ और y की जगह b रख सकती हूँ, क्लियर है। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट अपॉन में नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला है, जो फेवरेबल पूछा है और अपॉन में टोटल एक्सपेरिमेंट्स। सपोज अगर आपकी कॉइन है तो कॉइन्स में टोटल 2 आउटकम होते हैं, हेड और टेल, और अगर टेल पूछा है तो उसका फेवरेबल क्या होगा, 1। ऐसे दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज 1। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि अगर सपोज मेरे 100% मार्क्स लाने की प्रोबेबिलिटी 70% है, ठीक है। तो बताओ मेरे 100% मार्क्स ना लाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 30% हो जाएगी। 1 का मतलब क्या होता है, 100%। तो 100 में से 70% माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 30% आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज 1, ये याद रखना। नेक्स्ट है कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है 0 और 1 के बीच में लाई करती है। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती है और ना ही प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी होती है। तो अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है आपकी क्वेश्चन में, तो आप गलत कर रहे हैं। और अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से कम आ रही है तो तब भी आप गलत कर रहे हैं, ओके। और ये याद रखना, कोई भी अगर एक इवेंट है जो कि इम्पॉसिबल है, कि हो ही नहीं सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। जैसे अर्थ जो है वैसे अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अर्थ रोटेटिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो 0 हो जाएगी, क्योंकि कभी वो हो नहीं सकता, वो इम्पॉसिबल इवेंट है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं, अगर आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि 1 हेड इज आस्क्ड, एटलीस्ट 1 हेड निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसका मतलब है कि 1 हेड, 2 हेड और 3 हेड। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब 1 हेड नहीं होता है, 1 हेड, 2 हेड और 3 हेड होंगे। अगर किसी भी कॉइन को आप 3 बार टॉस कर रहे हो, तब भी मैं बता रही हूँ, अगर आप कोई भी कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हो और अगर क्वेश्चन में आ जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, तो एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है कि 1 हेड, 2 हेड और 3 हेड, ओके। और अगर उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एनी हेड, तो आप क्या करेंगे, पहले आप प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालेंगे और फिर उसको 1 से माइनस कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड आ जाएगा, ठीक है। अगर आप कॉइन को एक बार टॉस कर रहे हो तो क्या आउटकम्स होंगे, 2 हेड और टेल। अगर 2 बार टॉस कर रहे हो तो क्या होगी, 2 की पावर 2 विच इज 4। अगर आप 3 बार टॉस कर रहे हो तो क्या होगी, 2 की पावर 3 विच इज 8। तो आपको पावर बढ़ानी है, आपको उसको मल्टीप्लाई नहीं करना, समझ रहे हो। अगर 4 बार करे तो 2 की पावर 4। और डाइस जो है, डाइस को एक बार टॉस करने के कितने आउटकम्स होते हैं, 6। 2 बार टॉस करेंगे तो 6 की पावर 2, 36, 36। डाइस को 3 बार टॉस करेंगे तो 6 की पावर 3 विच इज 216, ओके। नेक्स्ट, अब हम कार्ड के बारे में पढ़ेंगे। कार्ड डेक ऑफ कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें हार्ट और डायमंड होता है, क्लब और स्पेड होते हैं। हार्ट और डायमंड रेड होते हैं और क्लब और स्पेड ब्लैक होते हैं। इसमें भी आपके जो है नंबर कार्ड्स कितने होते हैं, 2 से 10 तक होते हैं। तो कितने हो गए नंबर कार्ड्स, 9 हो गए, ठीक है। और आपका एस सब में ही होगा, तो 4 एस हो जाते हैं, 2 रेड एस हैं और 2 ब्लैक एस हैं। फिर हमारे आते हैं किंग क्वीन जैक, ये फेस कार्ड्स है, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक। तो आपके 6 जो है रेड फेस कार्ड्स हैं और 6 रेड और 6 ब्लैक फेस कार्ड्स हैं, ठीक है। तो रेड कार्ड्स कितने हैं टोटल, 26। ब्लैक कार्ड्स कितने हैं, 26। 13 ये, 13 ये, प्लस ब्लैक 13 ये, 13 ये, 13 + 13 26। नंबर कार्ड्स कितने हैं, 36 है,
कैसे, ये 9 है, 9 9 9, तो 9 4 36, तो नंबर कार्ड्स कितने हो गए, 36 हो गए। अब है आपके नॉन नंबर कार्ड्स, नॉन नंबर कार्ड्स कितने होंगे, 16 होंगे। क्यों, ये 4, ये और 4 ऊपर, मतलब 3 और ऊपर 4, तो एस क्वीन किंग जैक, ये आपके नॉन नंबर कार्ड्स है। ये कितने हैं, 4 है एक में, और ऐसे ही 4 में कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। ठीक है, तो नॉन नंबर कार्ड्स 16 है। क्लियर। अब हम बात करेंगे मीन की, विच इज़ मीन कैसे निकालते हैं। सो हम ये वाला जो पार्ट जो है सेकंड वीडियो पे कवर अप करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है, यू कैन कमेंट, एंड ऑल्सो प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।